आप ये मजे की बात देखिए कि वहाँ 5वीं पास की, 8वीं थी नहीं, छोड़ दी, स्टेशन इस पे आ गए। उस समय जोधादी हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो भी बड़े कल्चरल आइटम वगैरह बड़े यूँ, तो उस समय इंग्लिश नाटक फिल्म एंड बॉसेस करके उसमें हमने काम किया। तो वो चीज़ें तो सर पेड़ों के नीचे, पीपल के पेड़ हैं। अच्छा, उस समय कोई फर्नीचर नहीं हुआ करता था, ये दरियाँ भी नहीं होती थी, टाट पट्टियाँ हुआ करती थी केवल, और टाट पट्टियों पे बैठते थे और लिखते थे। बाद में फिर बहुत बाद में फिर डेस्क आई, और आप ये देखिए कि डेस्क में एक राइट हैंड कॉर्नर में एक छेद बना करके और उसमें पीतल का एक लगाया जाता था, और उसमें ही फिर टिकड़ियाँ आती थी, टैबलेट्स, उसको गलाते थे और फिर होल्डर से, निब से हम लिखा करते थे। मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे 250 रुपये का पेन दिया है, लेकिन आज मुझे वो आनंद नहीं आता जो हम उस समय लिखते थे। और सर जो सुलेख लिखने का जो एक आनंद आता था, और उस समय अगर एक पेंसिल भी इनाम में मिलती थी, मैं आपको बताऊं सर, उस समय हमारे इनाम यही होते थे, और पेंसिल कॉपी अगर मिल जाती थी तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बहुत बड़ा सम्मान है जी। और दूसरी बात यह है कि पूरा मोहल्ला खुश हो जाता था कि आज गांव में बच्चा फर्स्ट आया है, गांव में लड़के पास हुए हैं। वो एक जो प्रेम का सेलिब्रेशन था। आज आपने कितना भी बड़ा सम्मान ले लिया हो, लोग फोन तक नहीं करते, एक मैसेज डाल दिया बधाई हो सर, क्योंकि आदमी अब रहा ही नहीं। आदमी ने अपना फेसबुक को दे दिया, अपना दिमाग जो है वो उसको दे दिया। अब वो ये सोच रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, जबकि उसके पास बहुत समय है, और मैंने समय अगर गंवाया होता तो इस स्थिति में आपकी जो थी डेस्क थी, तो हमारे टाइम में डेस्क के नीचे खाना भी हुआ करता। जी 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 बिल्कुल। आपके टाइम में भी खाना? बिल्कुल खाना होता था। जैसे क्या रखा होता था खाने में, ये पता है? नहीं, खाने में आपकी डेस्क पर्टिकुलर नहीं, कुछ नहीं होता था उसमें। हम अपनी क्या है कि वो थैली रखते थे जिसमें कोई सामान बदमाशियां करने का कुछ नहीं, उस समय ऐसा नहीं था। कोई जो फुटबॉल कागज की कोई ये अब जब हम 11वीं 12वीं में आए, उस समय क्या है कि कुछ जो शहरी बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि गांव वाले बच्चों में ये कल्चर था ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कुछ सीखा नहीं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जैसे स्कूल जाते थे, गुरुजनों के पैर छूते थे, फिर क्लास में पहुंचते थे। अच्छा, यहां आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि शहर भी कुछ होता है। अच्छा, शहर वालों ने आगे शहर वालों से कुछ सीख रखा था जी, तो वो फिर इस तरह की हरकतें जो है, वो चौक है, अच्छा कागज है, चौक फेंकने का है, इधर उधर, ये एक्टिविटी जो है वो 11वीं 12वीं में यदा कदा दिखती थी। जी जी। लेकिन हम लोग तो चूंकि उनमें समझते ही नहीं थे, हमारे मन तो गांव से थे, इसलिए वो एक अलग ट्रेंड था सर। तो यानी आपने कोई बदमाशियां नहीं करी? नहीं, बदमाशियां करने की स्थिति बनी नहीं कभी। ओके जी हाँ। अच्छा, कुछ लोग, अधिकांश लोग ऐसे थे जो अपने स्कूल आए और स्कूल से चले गए, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं था। ऐसा जीवन था कि बहुत अधिक अभाव थे, तो हमारे पास एक लक्ष्य था कि हमें पहले ये काम करना है, बाकी काम बाद में करेंगे। अभी बहुत सारी सुख सुविधाएं जैसे जैसे हमें हासिल हुई, तो हमारे भीतर से कुछ उगने लगी, बदमाशियां भी उगने लगी, क्योंकि हम जानते थे, हम आश्वस्त थे कि कल हमारा उतना बुरा नहीं होगा। लेकिन तब ये नहीं मालूम था कि हमारा कल क्या होगा, हम उसके प्रति आश्वस्त नहीं थे। तो आमतौर पे उस समय छात्र जो थे, जब उन्होंने 10th पास कर ली तो उनकी पढ़ाई छूट जाया करती थी। आपके समय में क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल छूट जाया करती थी, क्योंकि हर जगह तो स्कूलें होती नहीं थी जी। अच्छा, गांवों से आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। अगर आपके रिश्तेदार शहर में हैं तब तो आप आ जाओ, क्योंकि आप देखिए कि 10वीं में लड़का होता था तो 16-17 साल का होता था, लेकिन उसे रोटियां बनानी नहीं आती थी। अच्छा, पानी इतना दूर होता था। मैं आपको बताऊं कि हम जब 11वीं 12वीं में थे तो रात को 12-1 बजे हम तले से सींच करके पानी ले आते थे और घड़े उठा करके ले आते थे। पानी कहाँ था जी। उसके बाद में फिर सार्वजनिक नल आए, और वहां फिर वो जो मटकिया और वो जो तोड़ने फोड़ने जो हंगामा होता था, तो वहां हमको बच्चों को पानी कौन भरने दे। तो पानी की बड़ी जरूरत थी, और हर कोई इसी काम में जो लगा रहता था कि उसे मिल जाए। तो जो है स्वाभाविक है कि उसमें बहुत बहुत भगदड़ होती है। नहीं होती साहब। और उसमें जब महिलाएं आगे आ जाती थी तो फिर बच्चों को तो कौन
जी। तो फिर हम रात को जब 12-1 बजती उस समय महिलाएं आ जाए तो पुरुषों को भी आमतौर पे उस जगह पर अपनी जो हस्तक्षेप करने की अनुमतियां नहीं मिल पाती। नहीं, अपना यहाँ संस्कृति भी कुछ ऐसी ही है, अपन महिलाओं का रिगार्ड करते हैं बहुत। और चूंकि उस समय बुजुर्ग महिलाएं जो उस समय हुआ करती थी वो कुछ तेज तरार कुछ ज्यादा हुआ करती थी। जैसे मैंने ये देखा है कि जो पंचायतियों में भी महिलाओं को बुला लिया था काकी को बुला लो, काकी डिसीजन देगी क्या क्या करना है क्या नहीं करना, रीति रिवाजों में ऐसी महिलाएं भी सर मैंने देखी है। लेकिन अब महिलाओं को स्टेट और नेशनल लेवल पे मंच तो मिल गए, लेकिन वो चीजें नहीं, वो सम्मान वो नहीं, जो आदर भाव उनके लिए था उस समय, जो उनके खास तौर से सम्मान से हम बनाए रखते थे दूरी, वो चीजें खत्म हुई हैं। बिल्कुल। फिर आपकी आगे की एजुकेशन का बताएं सर। अब आप देखिए कि 11वीं पास करी और उसके बाद हमें लगा कि कॉलेज जाना तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। हमने इंटरव्यू दिया, हमारे जोधा साहब इंटरव्यू ले रहे थे, हमारा सिलेक्शन एसटीसी में हो गया। वाह। 11वीं किया, एसटीसी में हो, टीचर बन गए। तो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी में अध्यापक हो? नहीं, उसमें नहीं हुए, उसमें नहीं हुए। आप ये देखिए कि मैं 1967 में, मैंने 66-67 में बीए किया आपके एसटीसी सिवाना से, और उसके बाद मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया पंचायत समिति बायतू। तो प्रधान साहब तगाराम जी उस समय हुआ करते थे, बहुत लोकप्रिय। और उस समय उनका जो मैंने रुतबा देखा जी, तो मैं उस समय सफ़ेद ड्रेस पहनता था। और थोड़ा सा क्या है कि 11वीं 12वीं में फिल्में देखने का हमारे थोड़ा रुझान हो गया था। यहाँ पर उपलब्धता थी फिल्में देख पाने की? हाँ, पहले तो क्या है कि वो खुले सिनेमा हुआ करते थे, खुले सिनेमा। तो वो कभी हमारे को कोई ले जाता तो वो जीप आती थी, एक चीणों की पट्टियां होती थी जी, उस पे बैठते थे और बाकी लोग नीचे बैठते थे। भाई आपने अगर 1.5 रुपया दिया है तो आप चीण पे बैठोगे, और रुपया दिया है तो आप नीचे फर्श पे बैठोगे, और सामने दीवार पर आपके वो पर्दा लगा रहता और हम उसको देख करके आ जाते। उसके बाद ये सिनेमा हुए। सर पहली फिल्म भी बता दें, याद हो? पहली फिल्म तो मुझे यूं याद नहीं है, लेकिन धूल के फूल जो है उस समय की फिल्म, एक ये नाम अच्छा नाम था, तो वो धूल के फूल को मैंने देखा था, याद रही, वो याद रही जी। फिर एसटीसी कर ली। उसके बाद मैं वहाँ गया तो मैं वाइट ड्रेस पहनता था, और उस समय नौजवान था सर, 19 साल मेरी उम्र थी। तो मूंछें भी शायद ढंग से ना आई हों, लगभग आने को थी। तो मैं वहाँ ज्यों ही गया तो वो प्रधान साहब स्नान कर रहे थे, बाहर पत्थर रखे हुए थे, बायतू भी उस समय ऐसी स्थिति में था। तो उन्होंने मुझे कहा मास्टर बनने आए हो? मैंने कहा हाँ। तो गांव में पचे थोड़ा दौड़ा गाबा तो कौन ही चलेला। मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू तो हो गया, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, जब स्नान करके अंदर गए तो उन्होंने कहा क्या बात, खड़े क्यों हो भाई, कोई कागज पत्र लाए हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने उनको एक जब पत्र दिया तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जहाँ पोस्टिंग कहाँ करानी है वो बता दो। ये मैंने देखा है उस समय उनके। मैंने कहा मैं बाड़मेर का हूँ, और जालीपा अगर मेरी पोस्टिंग हो जाए तो मैं साइकिल से आऊँगा जाऊँगा मेरा डेली। और फिर जालीपा मेरा पोस्टिंग हुआ, पहली पोस्टिंग जालीपा हुई, और 68 में 1 जुलाई 68 जी। और मैं साइकिल पर गया साहब, साइकिल चलानी आती थी। तो आज देखिए 7-8 किलोमीटर ये सुन साइकिल भी थी आपके पास, माने समर्थ व्यक्तियों के पास साइकिल हुआ करती थी। नहीं तो आप जाओगे कैसे भाई, बसें तो हुआ नहीं करती थी उस समय। प्राइवेट बसें कोई चलती थी शिव तक जी, गूंगा तक, यहाँ तक जाती थी, लेकिन एक बस जाती थी सुबह, फिर वापस शाम को वही लौट कर आती थी। तो आप कैसे पहुंचे? तो फिर साइकिल से गया। उसके बाद में फिर क्या है साहब, यहाँ से फिर बाड़का गया, बाड़का से कपूरी, इस बीच मैंने ग्रेजुएशन कर लिया जी। अब मैं आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, उस समय किशोर जी ग्रेजुएशन का एक बहुत बड़ा महत्व था, बहुत बड़ा जी। किशोर चौधरी बीए, हाँ, नाम के आगे बीए लिखा जाता था। और मैं विचार करता था यार, अपन फिल्मों में कई बार देखा है मैंने, हाँ। जब जो नाम आते हैं जी तो वहां पर आगे लिखा होता था बीए। तो आप समझे कि उस समय का कितना विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, जिसके नाम के आगे बीए लिखता है। तो मैं ये विचार करता था, और लोग यहाँ ओल्ड में ये बात करते थे कि ऐसा कौन सा बीए पास है। सर ये कहावत है फेमस, बिल्कुल ठीक है ना साहब,
कि ऐसा अब क्या तुर्रम खान हो गया, बीए पास है क्या। तो उसके बाद जब मुझे लगता कि यार अपन भी कभी बीए पास करेंगे, और जब मैंने बीए पास किया तो मेरे जो हेडमास्टर थे, मुझे तो 168 रुपये उस समय मिला करते थे, और वो काफ़ी सीनियर थे इसलिए उनको 350 रुपये मिलते थे। अब मैं 68 वाली वो बात कर रहा हूँ जी। मुझे लगता था कि यार इतना पैसा भी अपने को मिलेगा क्या। पैसा बहुत बड़ा लगता था, उसकी वैल्यू जो थी ना सर, बहुत बड़ी वैल्यू थी जी। और अब इतना पैसा मिलता है लेकिन वैल्यू नीचे आ गई। तो वो भी एक जिंदगी में बहुत बड़े अनुभव देखे मैंने कि उन चीज़ों की क्या कदर थी। और ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर सीधा हाई स्कूल में लगा दिया मुझे। जैसे ही रिजल्ट आया कि आप बीकॉम हो गए, बीकॉम आदमी की जरूरत है हमें, आ जाओ। आप देखिए कि ज्वाइन तो कराया पहले और ऑर्डर हुए 10 दिन बाद, और अब जो भीड़ आप देख रहे हैं लोगों की, क्या पोजीशन है। ऑर्डर हो रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ऑर्डर हो रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है जी। फिर हाई स्कूल में रहे। मेरा लक्ष्य था लेक्चरशिप में, गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरशिप, क्योंकि उस समय जो प्रोफेसर हुआ करते थे वो सूट पहनते थे, टाई वाई लगाते थे, और उनका अपना एक क्रेज अलग था, एक रुतबा अलग था। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आरएस वगैरह, मैंने कहा नहीं, अपन तो क्या है कि लेक्चर बनना चाहते हैं। और शुरू में मेरी तमन्ना थी, तो मैं जब स्कूल लेक्चरर बना पहली बार आरपीएससी से, उस समय आरपीएससी हुई, तो डिप्टी डायरेक्टर वगैरह सभी लोग आए, उन्होंने वेलकम किया, सम्मान किया। मैंने उस समय कहा था, मैंने कहा भी ये सपना अधूरा है, मैं कॉलेज में जाना चाहता हूँ। आपने अपने लक्ष्य खुद ही बनाए यार। बिल्कुल, आप अगर लक्ष्य आगे जाना है सर, आप लक्ष्य अगर अपना निर्धारित नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे। आजकल तो सब लोग बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, बेटा तुमको ये बनना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको जो आगे जाना है। उस समय तो खुद ही लक्ष्य तय करने होते थे और खुद ही उनको हासिल करना होता था। सर पहले क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यूँ बताना चाहूँगा कि पहले टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन थी। हमारे जो गुरु होते थे वही सब कुछ वो थे, न गार्जियन न स्टूडेंट। समय बदला, स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन आई कि नहीं, लड़का ठीक है, लड़का क्या कह रहा है वो उससे सुनिए। अब गार्जियन ओरिएंटेड एजुकेशन आ गई है। अब गार्जियन चाहते हैं वो होगा कि लड़का डॉक्टर बनेगा, अनाउंसर बनेगा, एक्टर बनेगा। वो चाहते हैं बच्चा अपनी जो इंटरेस्ट है, अपनी जो बात है, वो बच्चे को कहने ही नहीं दी जाती है। और मजे की बात देखिए कि बच्चे 99% मार्क्स लाते हैं, उसके बाद में भी गार्जियन इस बात को लेकर के आते हैं कि ये 1% इसका गया कहाँ। और हम तो पास होते थे तब वो आनंद लेते थे, जो नहीं है बच्चों में कुछ। बहुत बड़ा दबाव है, अमानवीय जी। तो ये इस संबंध में तो सोचना पड़ेगा, बच्चों को फ्री करना पड़ेगा, बच्चा जहाँ जिसकी चाहे वहाँ जाए। लेकिन अभी गार्जियन ओरिएंटेड एजुकेशन चल रही है, जो आप कह रहे थे। तो कुछ लोग ना हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब मैं सीनियर स्कूल के अंदर था स्टेशन रोड में, तब आपका आशीर्वाद था वहाँ पे कि आप वहाँ पर जो अध्यापक थे मेरे गुरुजी थे। जब मैं कॉलेज में आया तो तब तक आप मेरे से पहले वहाँ पहुँच चुके थे जी। और जब आपकी वहाँ से सम्मान पूर्वक विदाई हो रही थी विद्यालय से, वहाँ पर मैं उपस्थित था जी। और आपका अभिवादन करके, और इस बात के लिए सारे अध्यापकों ने कहा कि आज हमारे साथी शिक्षक जो हैं वो हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आप फिर हायर एजुकेशन में आए और फिर उसके बाद में आपने एक और काम किया कि आपने कोर्स के लिए किताबें लिखनी शुरू की। पहली किताब जब आपकी कहीं कोर्स में लगी, आपको कैसा लगा? मैं आपको बताऊं कि हम जब 11वीं में, मैं जब स्कूल में था ना, अपने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में, तब उमा शंकर शर्मा और मैंने मिलकर के एक बैंकिंग की किताब उस समय हमने लिख दी थी। वाह। और वो हमारी यहाँ महावीर बुक डिपो हुआ करता था अपने गांधी चौक में जी, उन्होंने उसको पब्लिश किया था। तो लिखने का जुनून तो आप ये समझिए 17-18 साल में ही पहला आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ जोधपुर के अखबार में, वो किराडू को लेकर के। और उसके बाद लिखने का तो था ही, लेकिन सबसे पहले जब मैं भीनमाल गया तो भीनमाल पोस्टिंग मेरा पहले भीनमाल हुआ। मैं वहाँ रहा तो मुझे एक गुरु मिल गए और मेरी पीएचडी हो गई। वाह।
बाकी लोग पीएचडी नहीं कर पाए हमारे साथ लगे, उन्होंने तौंद जरूर बढ़ा दी लेकिन वो लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। तो मेरा सबसे पहला काम ये था कि अपने को हायर एजुकेशन में आए हैं तो इसकी हायर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने पास होनी चाहिए। और जैसे ही मैंने डॉक्टरेट किया उसके बाद लिखना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टरेट से पब्लिशर को भी लगता है कि आदमी विद्वान है। आप ये देखिए 2000 में हमने आईएएस के लिए कॉमर्स लिखी, वाह, जिसको साहित्य भवन आगरा ने छापा। हमने कहा कि हमारे नाम के आगे बाड़मेर जैसलमेर ये लिखिए। उन्होंने कहा नहीं लिखूंगा, मेरी किताब नहीं चलेगी। आप देखिए मुझे उस समय कितना दुख हुआ कि जयपुर आप लिखवा दो, दिल्ली लिखवा दो, ये लिखवा दो, क्योंकि पब्लिशर का ये मानना था कि दिल्ली लिखने से ही किताबें बिक जाती है। मैंने कहा गलत है। मेरी उससे हमेशा बात होती, मैं उसको कहता कि आप किताब का टाइटल जो है, कवर पेज, आप इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि एक बार आदमी उस बुक को अपने हाथ में ले ले, और जब वो खोलेगा उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे कितनी देर रोकते हैं, वो कितना रुकता है। उसके बाद फिर प्रकाशन का काम शुरू हुआ, और हमारी जब पहली किताबें, 2 किताबें हमारी मैनेजमेंट जब आई, तब आप ये समझिए कि जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था मेरे पास। क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में जाने के बाद लिखना पढ़ना लगभग बंद हो जाता है, लेकिन मुझे चूंकि और काम करना था और मैं इसीलिए आया हूँ। काम ही मेरा उद्देश्य है, काम मुझे बैठने नहीं देता। मेरे मित्र कहते हैं आप क्या करते हो? मैंने कहा देखो ये शारीरिक मजदूर है, मैं मानसिक मजदूर हूँ। हम मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारी किताबें सिलेबस में शामिल हुई सर, और लोग जब सिलेबस देखते थे, मैं जब रिफ्रेशर कोर्सेज में जाता था जयपुर में, और वहाँ वो कहते थे कि डॉक्टर तातिड़ ये है, लोग बड़ा यूँ सम्मान देते थे। मुझे लगा कि यार क्या बात है, आपके काम का सम्मान। तो आप ये देखिए उससे मोटिवेशन मिलता था। और फिर उस पब्लिशर से हमने ये कहा कि आप हमारा परिचय पीछे छापोगे, लेकिन उसमें हमारे कॉलेज का, बाड़मेर का, राज्य जैसलमेर का नाम आएगा। सर इंटरनेट जैसे जो माध्यम है, इनको लेकर के हम कोस सकते हैं इनको बहुत सारा, लेकिन विकेंद्रीकरण का जो काम किया है कि जैसे आज 101 लोगों की सूची में बाड़मेर जैसे शहर कहें या कस्बा कहें, वहाँ से किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसमें इंटरनेट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस बातचीत को बहुत सालों के बाद में भी अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उपकरण काम करते हैं, तो उनको उस समय भी देखा जा सकेगा। जी जी जी, ये जो उपलब्धि है, इसने कुछ ऐसा किया है कि हिंदुस्तान में या सारी दुनिया में गांव और छोटे से जो भी कस्बे हैं, शहर हैं, ढाणी तक प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। चाहे वे जो आवाज की दुनिया में काम करते हों, चाहे वे जो अभिनय करते हों, चाहे वे लिखते हों, चाहे वे शिक्षक हों या कोई भी रूप में काम करते हों, तो इस काम को बहुत लोगों तक पहुंचने में इसमें हेल्प मिली बहुत सारी। जी जी। आपके समय में इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, और इसके बावजूद एक संवाद जो होता था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पत्रों का महत्व जो आपके दौर में था, उसके बारे में कुछ बताएं कि जब चिट्ठी आती थी या चिट्ठी लिखी जाती थी, वो क्या सुख थे? अब ये देखिए कि चिट्ठियां स्वयं बोलती थी, और अभी व्यक्ति बोलता है, उसका अंदर नहीं अंदर जो है ना वो नहीं बोलता, उसका अंदर नहीं बोलता सर जी। तो इसलिए चिट्ठी लिखते थे, 10 बार उसको सोचते थे क्या लिखें, कैसे लिखें, और जब चिट्ठी आती थी तब तो फिर वो अलग स्थितियां ही है। एक सवाल है सर, साहित्य का लेखन कैसे समाज को उद्यमिता और युवा सामाजिक उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है? मुकेश पंवार आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जी जी मुकेश जी, ऐसा है कि अगर आपके पास में सद साहित्य है, सद साहित्य आपका मार्गदर्शक है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हमारे समय में तो किताबें ही सेकंड हैंड हुआ करती थी, हम पुट्ठे चढ़ा करके साल भर उसको रखते थे और फिर सेकंड में बेचते थे। अभी तो आपके पास में ये इंटरनेट पड़ा है, खूब सारी दुनिया में किताबें पड़ी है, रेफरेंस बुक्स पड़ी है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं है। हाँ, झूठ भी बहुतायत में उपलब्ध है। झूठ बहुत है।
अपोस्टेड सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, आपने जो अपडेट कर दिया उसको इंटरनेट का यूजर जो है, उपभोक्ता जो है, वो उसको सच मान बैठता है, उसको लगता है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये सच है। तो ये भी एक जो इसका बहुत ही बड़ा आप यूँ समझे ड्रॉबैक है ये, कि इंटरनेट को हम यूँ मान लेते हैं कि हाँ बस यहाँ जो लिख दिया गया है वो अंतिम सत्य है। हाँ। तो सर साहित्य की कुछ बात हुई है, आप जो है वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि सामाजिक कार्यों में सदैव आगे रहे। सामाजिक कार्यों में आपने कोई आमंत्रण की न तो अपेक्षा की न प्रतीक्षा की, जहाँ जिस तरह का काम था, शैक्षिक काम था, समाज के भीतर सामाजिक रूढ़ियों से, कुरीतियों से आपको मुकाबला करना हो, उसका कोई काम था जी। या फिर कोई राष्ट्रीय महत्व के आयोजन थे, आप जो हर जगह उपस्थित मिले, क्या आपको प्रेरित करता था कि मुझे ऐसे कार्यों में हमेशा होना चाहिए? आप अगर अपना एग्जिस्टेंस जिंदा रखना चाहते हैं तो वहां स्वार्थ को एक तरफ रखना पड़ेगा। जी। ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं कितना वैल्यूबल हूं। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं तो बहुत कीमती हूं तो लोग आपको खरीद ही नहीं पाएंगे, और आप इतने बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। आपको अपना भी मालूम होना चाहिए कि मेरे पास में क्षमताएं कितनी है। और दूसरी बात यह है कि आप आमंत्रण शादी का है उसका इंतजार करिए ना। कर्म करना है, सेवा जो देनी है। मैं 30 साल से प्रशासन के साथ में रहा हूं और कभी मेरी कोई इच्छा नहीं रही, लालसा नहीं रही कि प्रशासन से मैं कुछ ले लूं, क्योंकि मुझे लेना ही नहीं था। मैं तो देने के लिए आया हूं, सेवा देनी है। और आपकी सेवा जो है उसका फल परमात्मा रखता नहीं है, वो आपकी सेवा का फल मिलता है। सर आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। अब इस उम्र में क्या खाक गाएंगे भाई, 4 पंक्तियां तो गुनगुनाएंगे आप, फिर हम आपसे आपकी यहाँ पर रखी हुई ये पुस्तकें, उनमें से आपसे कोई जो रचना का पाठ भी करवाएंगे। तो पहले तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें कुछ हमारे। ऐसा है कि ये जो आपका बाड़मेर बाजार है, बाड़मेर बाजार ही है ना साहब इसका नाम, बाड़मेर बाजार है। और आप ये देखिए कि हल्की हल्की सांझ हो रही है जी। और जब मैं यहाँ आया और मैंने ये जो सारा गेटअप सेटअप और ये देखा तो मुझे लगा कि पूरा का पूरा बाड़मेर जिला, बाड़मेर की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को इन लोगों ने यहाँ एकत्र कर रखा है। अब बस इसे बाहर भेजने की जरूरत है जी। जैसे मैं बाहर निकला हूँ तो लोगों ने बहुत सहजता से उठा लिया जी। अब इन लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है कि हमारे पास में बाड़मेर इतना रिच है। हाँ हाँ। इसकी संस्कृति इतनी रिच है जी। हमारे चाहे वो सांस्कृतिक चीजें हो, हमारी विरासतें हो, हमारा इतिहास हो जी। हमारा पुरातत्व हो, हमारे कलाकार हो, कलाएं हो। मैं जब इन पूरी सारी चीजों को देखा तो मुझे लगा कि तो रोशन हो गया। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि रोशन हो गई रात, क्या बात है, क्या बात है, रोशन हो गई रात क्या बात है, और बिन बादल बरसात क्या बात है। क्योंकि इतना सारा आपने कर दिया, कोई बादल नहीं और बरसात हो गई। बाड़मेर में आप अगर बाड़मेर बाजार की संकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, तो आप ये सोचिए कि लोग तो इस चीज को समझते ही नहीं है क्या है। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो उनकी आत्मीयता का इससे जुड़ाव, आपको केवल एक जुड़ाव पैदा करना है कि ये चीजें बाड़मेर की है, ये चीज मेरी है और ये अमेरिका में जानी चाहिए। उस दिन जब लगेगा, आप ये देखिए कि तो रोशन हो गई रात क्या बात है, और बिन बादल बरसात क्या बात है। उस कमरे, वो कमरा तो भरा हुआ महिलाओं से, वो कमरा भरा हुआ महिलाओं से और बैठी है चुपचाप क्या बात, क्या बात। क्योंकि महिलाओं का चुप रहना बड़ा मुश्किल है। तो वो कमरा तो भरा हुआ महिलाओं से और बैठी है चुपचाप क्या बात है, कि गूंगे बहरे लोगों की है ये बस्ती, गूंगे बहरे लोगों की है ये बस्ती, हो रही है बात क्या बात है, क्या बात। गूंगे बहरे लोगों की है ये बस्ती और हो रही है बात क्या बात है। और आखिरी बंद, किशोर जी आप भी बहुत बड़े इंडिया स्तर के राइटर हो, बहुत बड़े कहानीकार हो, लेखक हो, और मुझे ये गर्व होता है, मुझे इस बात का गर्व है कि इस माटी का सपूत जहाँ 10 लोग इंडिया से
युवा जो 10 लोग कहानीकार हैं उनको अगर चुना जाता है और किशोर जी अगर चुने जाते हैं तो मैं गार्जियन हूँ। ये आपका अपना प्यार। आपके पिताजी शेर सिंह जी के साथ में हम लोगों ने साथ में काम किया हाई स्कूल में, तो बतौर गार्जियन मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि एक बंदा तो इस माटी का है जिसने वहाँ पहचान बना रखी है। ये कोई मामूली बात नहीं आप है। मतलब गीत नहीं गुनगुनाएंगे? गीत गा रहा हूँ ना साहब। हाँ, तो आखिरी बंदा आपको सुना रहा हूँ जी कि एक दूजे के जानी दुश्मन है दोनों। वाह, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। एक दूजे के जानी दुश्मन है दोनों और मिला रहे हैं हाथ। क्या बात है। बहुत सुंदर सर। अब सुनाएंगे सर जी, अब आगे बात करें। गीत सुनाएंगे सर आप गा करके। गीत तो अब आपको क्या सुनाऊं? 4 पंक्तियां। 4 पंक्तियां सुनेंगे सर। फिर वही बात क्यों दोहराते हो, फिर वही बात क्यों दोहराते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, फिर वही बात क्यों दोहराते हो। सीना फौलादी वज्र सा दिल है, सीना फौलादी वज्र सा दिल है, नोके सुई से क्यों घबराते हो। और खास जो इसका बंद है, डॉक्टर साहब हमारे मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं, उनको आपका जो अभिनंदन करने के लिए समर्पित बाड़मेर बाजार। ये अभिनंदन तो बाड़मेर का होगा, राजस्थान का होगा, क्योंकि राजस्थान से केवल 2 व्यक्ति चुने गए हैं इसमें पूरे में। एक जज साहब हैं जो वो है, दूसरा व्यक्ति मैं हूँ। तो बाड़मेर चुना गया है साहब, स्वागत उसका है, अभिनंदन बाड़मेर का है। बिल्कुल हमारा अभिनंदन, आपका अभिनंदन है कि घुंघरू बांधे हैं नाचने के लिए, घुंघरू बांधे हैं नाचने के लिए, फिर जमाने से क्यों घबराते हो, फिर जमाने से लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, छोड़िए सारी इन बातों को। सर जो मित्रों, मैंने फ़ोन किया था डॉक्टर साहब को कि आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, इनको ये भी नहीं बताया कि किस बात के लिए चाहिए और हम करने वाले क्या हैं। और मैं डॉक्टर साहब को घर से लेकर के यहाँ तक आया हूँ। बाड़मेर बाज़ार का ये विशेष अनुरोध था कि जिन्होंने बाड़मेर का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है, हम उनका थोड़ा अभिनंदन करके खुद अभिनंदन मान सम्मान पा सकें। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पे और बाड़मेर बाज़ार की टीम है, तो हम अनुरोध करेंगे कि जो माल्यार्पण वाला एक औपचारिक, हमारे पास यही खुशियाँ हैं कि हम। सर आप बैठे नहीं बैठे, अभी तो बहुत काम करना है, बैठना कहाँ है। सर 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 अच्छा कोई भी आप पहना दो फिर निकाल दें। सर वाह, थैंक यू सर। सर बहुत आभार आपका, आपकी सारी मालाएं मेरी ही है। हाँ सर थैंक यू, बहुत जो आभार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं ये माला जो है ना, ये इस न्यू इनोवेशन के लिए आपको पहनाना चाह रहा हूँ। आइए, आपने जो बाड़मेर में बाड़मेर बाजार की कल्पना की है, ये एक दिन इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। सर पधारो, सर पधारे, सर पधारे, सर पधारे, हुकुम सर। बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, आशीर्वाद। कभी विचार मत कीजिए कि कल क्या होगा, मिशन में लग जाइए, दुनिया आपके कदमों में होगी। बहुत धन्यवाद सर। उधर चले, बंद कर दिया।